मैं हूं बख्तियार खिलजी और मैंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, क्योंकि शिक्षित लोगों पर शासन करना संभव नहीं होता। इसलिए मैंने ज्ञान के स्रोत को समाप्त कर दिया। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब यूरोप के लोग अब भी पढ़ना लिखना सीख ही रहे थे। तब भारत की धरती पर एक ऐसा ज्ञान का मंदिर खड़ा था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और तुर्की से हजारों छात्र मीलों का दुर्गम सफर तय करके सिर्फ इसलिए आते थे ताकि वे ज्ञान के इस महासागर में गोते लगा सकें। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन भारत का वह धड़कता हुआ दिल था जो पूरी दुनिया में शिक्षा, विज्ञान, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद का खून पंप कर रहा था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, 3 विशाल इमारतों में फैला हुआ था। रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्नरंजक। रत्नोदधि तो 9 मंजिला ऊंची इमारत थी जिसमें लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां सहेज कर रखी गई थीं। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से अधिक महान विद्वान शिक्षक एक साथ रहते थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी रोशनी बहुत तेज होती है तो अंधेरा उसे निगलने के लिए बेताब हो उठता है। और भारत के इस सुनहरे इतिहास को निगलने के लिए जो अंधेरा आगे बढ़ रहा था उसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। साल था 1193। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के सर्द और खुरदरे इलाकों से भारत की इस उपजाऊ और समृद्ध जमीन पर अपनी किस्मत आजमाने आया था। वह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य कमांडर था। खिलजी की आंखों में सत्ता की भूख थी और दिल में असीमित क्रूरता। उसे बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों की जागीर तो मिल गई थी, लेकिन उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। वह अपनी तलवार के दम पर खौफ का साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी खूनी विजय यात्रा के दौरान खिलजी एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया जिसने उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके अपने खेमे के सबसे बेहतरीन हकीमों ने दिन रात एक कर दिया, पर कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। मौत का खौफ पहली बार इस क्रूर हत्यारे की आंखों में साफ देखा जा सकता था। जब सारे हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए तब किसी ने डरते डरते खिलजी को एक सलाह दी, हुजूर, इस मर्ज का इलाज हमारे पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर काफिरों का एक बहुत बड़ा मदरसा है। वहाँ आयुर्वेद के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य राहुल श्रीभद्र। शायद वो आपको मौत के मुंह से निकाल लाएं। खिलजी का अहंकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एक विदेशी आक्रांता जो खुद को श्रेष्ठ मानता था, वह भला एक भारतीय वैद्य के सामने अपनी जिंदगी की भीख कैसे मांग सकता था। लेकिन मौत सामने खड़ी थी, मरता क्या न करता। आखिरकार भारी मन और टूटे हुए अहंकार के साथ नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया गया। आचार्य श्रीभद्र जब खिलजी के दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने खिलजी की नब्ज टटोली, लेकिन इससे पहले कि आचार्य कुछ कहते, खिलजी का घमंड फिर से जाग उठा। उसने आचार्य को एक ऐसी चुनौती दे डाली जो इतिहास में उसके विनाशकारी अंत का कारण बनने वाली थी। खिलजी ने आचार्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी जड़ी बूटी या दवा अपने मुंह के अंदर नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारे काफिरों की कोई औषधि नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर तुम वाकई इतने बड़े विद्वान हो तो मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करके दिखाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह एक असंभव सी शर्त थी। एक ऐसा मरीज जो दवा खाने से इनकार कर रहा हो, उसे मौत के मुंह से कैसे वापस लाया जा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। खिलजी के हकीम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आचार्य राहुल श्रीभद्र के चेहरे की शिकन तक नहीं बदली। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मंजूर है। मौत की घड़ियां गिन रहे बख्तियार खिलजी को लगा था कि आचार्य कोई जादुई काढ़ा या लेप लाएंगे, लेकिन जब आचार्य श्रीभद्र ने उसके सामने उसके ही धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान रखा तो खिलजी की भौहें तन गईं। उसके हकीम भी हैरान थे कि एक वैद्य इलाज के बजाय किताब क्यों दे रहा है। आचार्य ने बहुत ही शांत स्वर में खिलजी से कहा, सिपह सालार, आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप बस इस पवित्र कुरान के कुछ पन्ने रोजाना पढ़ें। पन्ने पलटते जाइए और पढ़ते जाइए। आपका ईश्वर और यह ज्ञान ही आपको मौत के इस जाल से बाहर निकाल लाएगा। खिलजी को यह मजाक लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन से खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में लोगों की आदत होती है कि वे पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगलियों को जुबान पर लगाकर थूक से गीला करते हैं।
खिलजी ने भी ठीक वैसा ही किया। वह रोज उंगली गीली करता, पन्ने पलटता और कुरान पढ़ता। हैरानी की बात यह थी कि महज कुछ ही दिनों में चमत्कार हो गया। जो खिलजी कल तक बिस्तर से उठने लायक नहीं था, वह अब पूरी तरह से स्वस्थ होने लगा था। उसकी बीमारी जैसे हवा में गायब हो गई थी। उसके हकीमों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मौत को मात देकर खिलजी अब पूरी तरह से तंदुरुस्त था। लेकिन खिलजी का शातिर दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह महज कोई ईश्वरीय चमत्कार है। उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र को दरबार में तलब किया। खिलजी ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कड़कती आवाज में पूछा, सच सच बताओ आचार्य, तुमने मुझ पर कौन सा जादू किया है? बिना कोई दवा खिलाए मैं ठीक कैसे हो गया? आचार्य श्रीभद्र ने निडर होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कोई जादू नहीं किया सिपह सालार, यह आयुर्वेद का विज्ञान है। मैंने कुरान के उन पन्नों के कोनों पर एक खास आयुर्वेदिक लेप लगा दिया था, जिन्हें आप रोज पलटते थे। जब आप पन्ने पलटने के लिए उंगली को जुबान से लगाते थे, तो वह लेप आपकी उंगली के जरिए आपके शरीर में जा रहा था। बस उसी अदृश्य दवा ने आपको ठीक कर दिया। यहाँ एक सामान्य इंसान होता तो वह जीवन दान देने वाले इस आचार्य के पैरों में गिर पड़ता। लेकिन बख्तियार खिलजी कोई सामान्य इंसान नहीं, एक अहंकारी आक्रांता था। उसे इस बात से गहरी ठेस लगी कि जिन काफिरों को वह अनपढ़, पिछड़ा और बेवकूफ समझता था, उनका ज्ञान उसके हकीमों और उसके देश के ज्ञान से सदियों आगे था। खिलजी के दिमाग में एक खतरनाक हीन भावना ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, अगर इस देश के वैद्यों के पास इतना भयानक और अचूक ज्ञान है, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? अगर यह ज्ञान दुनिया में फैल गया तो हमारी सत्ता और हमारी श्रेष्ठता का क्या होगा? हम अपनी तलवारों से इनके शरीर तो काट सकते हैं, लेकिन इनके ज्ञान का मुकाबला कैसे करेंगे? और यहीं से जन्म लिया इतिहास के सबसे खौफनाक फैसले ने। खिलजी ने तय किया कि वह इस ज्ञान के स्रोत को ही हमेशा के लिए मिटा देगा। वह उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंकेगा जिस पर ऐसे ज्ञान के फल लगते हैं। उसका निशाना था नालंदा विश्वविद्यालय। साल 1193 के अंत में खिलजी अपनी क्रूर और खूंखार सेना के साथ नालंदा के उस पवित्र शांति क्षेत्र में घुस गया। वहाँ कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे। वहाँ सिर्फ निहत्थे छात्र ध्यान में बैठे बौद्ध भिक्षु और वेदों का पाठ कर रहे आचार्य थे। खिलजी की सेना ने बिना कोई रहम खाए गाजर मूली की तरह उन ज्ञानियों को काटना शुरू कर दिया। महान इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज अपनी किताब तबकाते नासिरी में खुद इस कत्लेआम का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वहाँ इतने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के सिर काटे गए कि पूरी जमीन खून से लाल हो गई थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं छोड़ा गया जो उन किताबों का मतलब समझा सके। लेकिन खिलजी की नफरत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, उसे उस ज्ञान से नफरत थी। उसने आदेश दिया, इस पूरे पुस्तकालय को जलाकर राख कर दो। नालंदा के विशाल पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वहाँ 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां, किताबें और दुर्लभ ग्रंथ थे। आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र और न जाने ब्रह्मांड के कितने रहस्य उन पन्नों में दर्ज थे। आग इतनी भयानक थी, किताबों का अंबार इतना विशाल था कि नालंदा का वह पुस्तकालय पूरे 3 महीने तक धू धू कर जलता रहा। आसमान में उठता वह काला धुआं सिर्फ एक इमारत के जलने का धुआं नहीं था, वह भारत की एक पूरी सभ्यता, एक पूरी पीढ़ी के ज्ञान की चिता का धुआं था। खिलजी ने सिर्फ नालंदा को नहीं जलाया था, उसने विक्रमशिला और औदंतपुरी जैसे अन्य विश्वविद्यालयों को भी मलबे में तब्दील कर दिया था। जो थोड़े बहुत भिक्षु अपनी जान बचाकर भाग सके, वे अपने कपड़ों में छिपाकर कुछ पांडुलिपियां तिब्बत और नेपाल की ओर ले गए। लेकिन दोस्तों, ज्ञान को मिटाने और सभ्यता को कुचलने की यह खौफनाक रणनीति सिर्फ खिलजी तक सीमित नहीं थी। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी आक्रांता को किसी देश की आत्मा पर कब्जा करना होता है, तो वह सबसे पहले उस देश के शिक्षा तंत्र और उसकी किताबों को ही जलाता है। इसे दुनिया सांस्कृतिक संहार के नाम से जानती है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर भारत के माथे पर जो जख्म दिया था, वह इतिहास की कोई इकलौती घटना नहीं थी। जब भी कोई बर्बर आक्रांता किसी सभ्य समाज को कुचलना चाहता है, तो वह सबसे पहले उस समाज के दिमाग यानी उसकी शिक्षा पर हमला करता है। चलिए इतिहास के पन्ने पलटकर आपको साल 1258 के बगदाद ले चलते हैं। यह वह दौर था जिसे इस्लामिक स्वर्ण युग कहा जाता था। बगदाद में अब्बासिद खलीफाओं का राज था और वहाँ दुनिया का एक और महान ज्ञान का केंद्र खड़ा था, ज्ञान का घर। दुनिया भर के वैज्ञानिक, दार्शनिक और गणितज्ञ यहाँ आते थे। लेकिन फिर मंगोलिया के खूंखार शासक चंगेज खान के पोते हुलागु खान ने बगदाद पर हमला कर दिया। मंगोलों ने शहर को तबाह कर दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्रूरता इंसानों पर नहीं
बल्कि किताबों पर बरपी। उन्होंने ज्ञान के घर की लाखों बेशकीमती किताबों और पांडुलिपियों को फाड़कर दजला नदी में फेंक दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि किताबों की स्याही से दजला नदी का पानी कई दिनों तक बिल्कुल काला बहता रहा और मारे गए विद्वानों के खून से वह स्याही लाल हो गई। नदी में इतनी किताबें फेंकी गई थीं कि मंगोलों के घोड़े उन किताबों के पुल पर चलकर नदी पार करते थे। उस एक हमले ने इस्लामिक दुनिया के विज्ञान और ज्ञान को सदियों पीछे धकेल दिया और यह सिलसिला यही नहीं रुका। 20वीं सदी में जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया तो उसने भी यही तरीका अपनाया। 1933 में जर्मनी के विश्वविद्यालयों के छात्रों और सैनिकों ने सरेआम उन हजारों किताबों को आग के हवाले कर दिया जो यहूदी विद्वानों द्वारा लिखी गई थीं या जो उसकी विचारधारा के खिलाफ थीं। हिटलर जानता था कि अगर उसे लोगों के दिमाग पर राज करना है तो उसे पुरानी सोच को जलाकर राख करना होगा। यह सिर्फ यहूदियों का शारीरिक संहार नहीं था, यह उनके अस्तित्व और उनकी संस्कृति को मिटाने का अभियान था। अब वापस लौटते हैं हमारे भारत की ओर। 18वीं और 19वीं सदी तक भारत की जमीन पर अंग्रेज अपने पैर पूरी तरह से जमा चुके थे। अंग्रेज खिलजी और मंगोलों से कहीं ज्यादा चालाक थे। वे समझ चुके थे कि भारत को तोपों और तलवारों से तो जीता जा सकता है, लेकिन इस देश को हमेशा के लिए गुलाम तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से पंगु न कर दिया जाए। अंग्रेजों ने देखा कि भारत के गांव-गांव में गुरुकुल फैले हुए हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने वेदों पर गर्व करते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसका जड़ें हजारों साल गहरी हों, उसे किसी तलवार से नहीं काटा जा सकता। उसे सुखाने के लिए उसकी जड़ों में मीठा जहर डालना पड़ता है और इस मीठे जहर का नाम था लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजों ने आग और तलवार की जगह कलम और नीति का इस्तेमाल किया। लॉर्ड मैकाले को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह भारत की शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाए कि यहाँ के लोग शरीर से तो भारतीय रहें, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह अंग्रेज बन जाए। मैकाले का मानना था कि भारत का पूरा साहित्य और ज्ञान यूरोप की एक पुस्तकालय की महज एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। यह उसका घमंड था या भारत की संस्कृति को नीचा दिखाने की एक सोची समझी साजिश। उसने भारत के पारंपरिक गुरुकुल व्यवस्था को पिछड़ा और अवैज्ञानिक साबित करने के लिए एक ऐसा जाल बुना जिसमें हमारी आने वाली कई पीढ़ियां फंसने वाली थीं। उसने तलवार से हमारे शरीर नहीं काटे, बल्कि अपनी शिक्षा नीति से हमारी पहचान, हमारी भाषा और हमारे आत्मविश्वास का कत्ल कर दिया। साल 1835 लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में अपना कुख्यात शिक्षा प्रस्ताव पेश किया। मैकाले का उद्देश्य भारत को साक्षर बनाना बिल्कुल नहीं था। उसका असली मकसद ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल मशीनरी को चलाने के लिए सस्ते मजदूरों और लिपिकों की एक ऐसी फौज तैयार करना था जो उनके इशारों पर नाचे। मैकाले ने अपने इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा था, हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करे जिन पर हम राज करते हैं। एक ऐसा वर्ग जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और अपनी बुद्धि से पूरी तरह अंग्रेज हो। इस खौफनाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए अंग्रेजों ने एक नई नीति लागू की जिसे इतिहास में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया। इसका सीधा सा मतलब था कि शिक्षा सिर्फ समाज के ऊंचे और अमीर तबके को दी जाए। अंग्रेजों का मानना था कि जब उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी सभ्यता और शिक्षा को अपना लेंगे तो यह शिक्षा छन छन कर धीरे धीरे नीचे के गरीब और आम लोगों तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी चाल थी। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वे एक ऐसा उच्च वर्ग बना सकें जो अपने ही देश के लोगों को नीची नजर से देखे और खुद को अंग्रेजों के करीब माने। अंग्रेजों के आने से पहले भारत अनपढ़ नहीं था, बल्कि थॉमस मुनरो और विलियम एडम जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के ही सर्वेक्षण बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के लगभग हर गांव में एक पाठशाला या गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन 1844 में अंग्रेजों ने एक ऐसा नियम निकाला जिसने भारत की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकारी नौकरी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की हो। संस्कृत, अरबी, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं को रातों रात बेकार और पिछड़ा घोषित कर दिया गया। जब रोजगार के दरवाजे बंद हो गए तो मजबूरन भारतीयों को अपने गुरुकुलों को छोड़कर अंग्रेजी स्कूलों की तरफ भागना पड़ा। बिना सरकारी मदद और धन के हजारों सालों से चला आ रहा हमारा महान गुरुकुल तंत्र धीरे धीरे घुट घुट कर मर गया और इसी के साथ भारत में अशिक्षा का ऐसा भयानक दौर शुरू हुआ जिसने करोड़ों लोगों को
पीढ़ियों तक अनपढ़ बना दिया। खिलजी ने नालंदा को जलाकर हमारे इतिहास को राख कर दिया था, लेकिन मैकाले की नीतियों ने हमारे अंदर एक ऐसी हीन भावना भर दी जो आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। इसे आज के समाज शास्त्री मैकालेवाद कहते हैं। खिलजी ने तो सिर्फ किताबें जलाई थीं, लेकिन मैकाले ने तो हमारी उन किताबों को पढ़ने और समझने की काबिलियत और इच्छा को ही जला डाला। आज भी हमारे समाज में अगर कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो हम बिना उसकी असल बुद्धि परखे उसे बहुत बुद्धिमान मान लेते हैं, और अगर कोई अपनी मातृभाषा में बात करता है तो उसे गंवार या पिछड़ा समझ लिया जाता है। यह क्या है? यह उसी मानसिक गुलामी का नतीजा है जिसका बीज मैकाले ने 186 साल पहले बोया था। दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि हम क्या थे, बल्कि वह हमें यह भी सिखाता है कि हमें आगे क्या बनना है। हम बीते हुए कल में जाकर बख्तियार खिलजी की लगाई हुई उस आग को बुझा तो नहीं सकते, हम मैकाले के बनाए गए उन काले कानूनों को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन आज हमारे पास यह आजादी है कि हम अपनी सोच को उपनिवेशवाद से मुक्त कर सकें, हम अपनी मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकें। हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए क्योंकि वह आज की वैश्विक दुनिया की भाषा है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने उस महान इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसकी नींव नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान के मंदिरों पर रखी गई थी। एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों से कट जाता है वह कभी एक बड़ा और घना पेड़ नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में और हमारी सोच में कहीं न कहीं लॉर्ड मैकाले का वह भूत जिंदा है? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में जरूर साझा करें। अगर आपको इस कहानी और भारत के इतिहास की इस छिपी हुई सच्चाई से कुछ भी नया और गहरा सीखने को मिला है तो इसे पसंद जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे साझा करके उन्हें भी यह सच्चाई बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक और आंखें खोल देने वाले तथ्यों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप आगे आने वाली कोई भी जानकारी न चूकें। मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा की तरह जिज्ञासु रहें। और जय हिंद।